Okay, good morning. A very good morning to everyone. Here, this is a Hardik and Vyas. A warm welcome to on my YouTube channel. Today, we will discuss about the one of the most interesting chapter that is the mensurations. Students, mensurations की formula बहुत ही easy है. आज हम हर एक formula को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं बारी-बारी से हर एक concept को represent करूंगा. मेरा वीडियो लास्ट तक देखना. हर एक सेक्शंस को मैं अच्छे से रिप्रेजेंट करके कोशिश करूंगा कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर से. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर दैट मींस इफ आई एम से अगर मुझे रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो यहाँ पे रेक्टेंगल की लेंथ L है और ब्रेथ B है. So here we can see that कि रेक्टेंगल में 2L है और 2B है, यानी कि दो लेंथ और दो ब्रेथ. तो जब भी पेरीमीटर यहाँ पे पूछा जाए, पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस B. हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? दोनों लेंथ और दोनों ब्रेथ का एडिशंस कर रहे हैं. सपोज इफ आई एम से कि अगर यहाँ पे लेंथ का मेजरमेंट गिवन हो, ये 5 सेंटीमीटर है और सपोज ये ब्रेथ 3 सेंटीमीटर है, तो जस्ट पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 2 इन अ ब्रैकेट 5 प्लस 3, यानी कि 5 प्लस 3 8, 8 टू जा 16. ठीक है. सेम चीज पेरीमीटर अगर मैं स्क्वायर की मैं बात करूं तो वी ऑल नो दैट कि स्क्वायर में हर एक साइड इक्वल होती है. सपोज कि ये ए है, तो इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर का? 4a. ठीक है, क्योंकि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल. सपोज हम a की वैल्यू यहाँ पे 5 एजम्पशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर का पेरीमीटर 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 20. ठीक है. सो पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का इक्वेशन होता है 2 इन अ ब्रैकेट L प्लस बी, और फॉर द स्क्वायर का होता है नॉर्मल सिंपल सा क्या याद रखना है? 4 इंटू ए. ठीक है. चलो नाउ वन बाय वन आज हर एक कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं. When say the circumference of the circumference of the circle. So circumference क्या होता है? देखो, circumference of the circle का इक्वेशन नॉर्मल सा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली आपको लिखना है 2 पाई r. circumference of the circle ये होता है 2 पाई r. चलो, सर्कल से याद आ रहा है एरिया. एरिया ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ द सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ द सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर. ठीक है, जब हम सिलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे दैट टाइम सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स का इक्वेशंस नेसेसरी बन जाता है व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस. ठीक है. चलो, अब एरिया से याद आ रहा है, हम एरियाज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं. उससे पहले एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और एरिया ऑफ द स्क्वायर भी लिख लेते हैं. तो देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पे हमें पता है कि रेक्टेंगल में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, तो ये हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ. सिंपल. ठीक है. इफ आई एम से एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ द स्क्वायर. सिंपल क्या करना है? साइड का स्क्वायर. क्या करोगे आप? साइड का स्क्वायर. ठीक है. चलो, नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल. एरिया ऑफ द ट्राइंगल का इक्वेशन यहाँ पे यूज कर रहे हैं. तो देखो, ट्राइंगल का एरिया का इक्वेशन बहुत इजी है. क्या करना है? बेस वन हाफ बेस इंटू हाइट, वन हाफ बेस इंटू हाइट. ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का इक्वेशन.
ठीक है, चाहे वो आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो, ठीक है, उसमें भी ये ही इक्वेशंस यूज होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट। चलो नाउ इफ आई एम से एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, देखो इक्विलैटरल ट्राइंगल दैट मींस क्या होगा, जिसकी ऑल द साइड्स इक्वल हो। सपोज ऐसा कोई अगर यहाँ पे आ रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल, सो दैट टाइम हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, जस्ट अ मिनट में ये नोटेशंस को क्लियर कर देता हूं ताकि और अच्छे से यहाँ पे हम लिख सके, ठीक है। चलो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल का इक्वेशन हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अच्छा ए यहाँ पे क्या है, साइड है, ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं इस इक्वेशंस को ऐसे लिख के, √3/4, ठीक है, ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं याद रखना है, ठीक है, √3/4 नहीं है, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट यहाँ पे 3 के अंदर ही है, आप 4 में भी मत लगाओ। चलो नाउ लास्ट, इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सारे इक्वेशंस के। एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम का इक्वेशन हो जाएगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा इक्वेशन, बेस इंटू हाइट। ओके, चलो नाउ वन बाय वन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। The length and the breadth of the rectangular field is in the ratio of 3:4. Find out its area if, sorry, find its dimensions। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि रेशियो गिवन है और इसका एरिया गिवन है, दोनों गिवन है, सो हमें इसके डायमेंशन फाइंड करने हैं। अब देखो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया वी ऑल नो दैट कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा L इंटू बी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म में नहीं गिवन है, यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में गिवन है। जब भी ये रेशियो के फॉर्म में गिवन हो, वेरिएबल्स लगा दो x के फॉर्म, ये हो जाएगा 3x इंटू 4x, ठीक है। जब भी अगर ये एक रेशियो के फॉर्म पे गिवन हो, दैट टाइम क्या यूज करना है, पीछे एक वेरिएबल्स पुट कर देना है 3x और 4x के फॉर्म में। तो 3 4 are 12, x into x, x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एरिया तो गिवन है, तो एरिया हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 6912, ठीक है, 6912, तो 6912 which is equal to 12x square। तो यहाँ से x square equal to 6912 अपॉन 12, वो हो जाएगा 576। दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट 576 का होता है 24, ठीक है। जैसे ही x मिल जाता है, डायमेंशन काफी इजीली फाइंड कर सकते हैं। लेंथ का रेशियो था 3, यानी कि 3 इंटू एक्स हमने यहाँ पे यूज किया था वेरिएबल के फॉर्म पे, तो 3 24 72 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो थी वो 4x, यानी कि x की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर। क्लियर, चलो नेक्स्ट, a floor of the 10-meter long and a 7-meter broad
is to be paved with the square tiles of the sides 0.5 मीटर। देखो यहाँ पे ना लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है, तो सबसे पहले तो ये फर्स्ट में जब लाइन को रीड कर रहा हूँ किसी फ्लोर का, तो वो रेक्टेंगुलर फ्लोर होगा। तो रेक्टेंगुलर फ्लोर है तो रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे, तो वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 10 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 70। एक चीज याद रखनी है, जब भी एरिया फाइंड करने के लिए कहा जाए, पीछे उसका यूनिट होता है स्क्वायर। सपोज यहाँ पे दोनों यूनिट मीटर में गिवन है, लेंथ एंड ब्रेथ, तो एरिया रेक्टेंगल का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो देखो हमें फ्लोर का एरिया मिल चुका है जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, वो है 70 मीटर स्क्वायर। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन जो फ्लोर है उसको हमें स्क्वायर टाइल्स में कन्वर्ट करना है। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर यानी कि यहाँ पे साइड 0.5 मीटर है, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। सो 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। सो नाउ नंबर ऑफ टाइल्स जो हमें फाइंड करना है वो बहुत ही इजीली फाइंड करेंगे। कैसे? 70 को डिवाइड करेंगे 0.25 से, ठीक है। तो 70 अपॉन 0.25 यानी कि 280 नंबर्स ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड। क्लियर? तो एक बार बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन हर एक क्वेश्चन हम काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। द लेंथ, ब्रेथ and the height of the hole are 5 meter, 6 meter and the 7 meter। अब देखो सपोज कि ये हमारा होल है, ठीक है, ये रहा हमारा होल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें लेंथ भी है। तो मैंने अभी जस्ट समझाया था, ठीक है, कि 2 लेंथ है, 2 ब्रेथ है। चलो, अच्छा यहाँ पे एक हाइट भी गिवन है। बेसिकली हाइट क्या होती है कि ये एक हाइट हो जाएगी इसकी। तो अगर जब भी होल के रिगार्डिंग बात हो और जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट गिवन हो, तो होल का एरिया जो हम कैसे फाइंड करेंगे, होल का एरिया हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इन ब्रैकेट L प्लस B, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ है, 2 टाइम्स ब्रेथ है, दोनों का एडिशन कर रहे हैं और इसको हम एक बार 1 टाइम्स हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 2 इन ब्रैकेट, लेंथ यहाँ पे 5 मीटर थी, ब्रेथ यहाँ पे 6 था और हाइट यहाँ पे 7 थी। 5 प्लस 6 11, 11 टू जा 22, 22 7 जा होता है 154 मीटर स्क्वायर। सो होल का एरिया हमें मिल चुका है 154 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन हमने जब रीड की तो यहाँ से हमें इतना पता चला कि होल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। फिर यहाँ पे द होल हैज द वन डोर। अच्छा, होल में एक डोर है, तो डोर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। चलो, तो डोर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। अच्छा देखो, ये तो बहुत इजी है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और लेंथ यहाँ पे 1 मीटर है, ब्रेथ यहाँ पे 0.5 है। एंड वी ऑल नो दैट कि किसी को भी अगर 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो एज इट इज रहता है, यानी कि 1 इंटू 0.5 मीटर स्क्वायर। तो डोर का एरिया भी मिल गया, होल का एरिया भी मिल गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग। अच्छा, होल में पेंटिंग करना है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि ओनली द वॉल्स, मतलब कि डोर में पेंटिंग नहीं करना है। तो देखो कौन से एरिया में हमें पेंटिंग करना है, तो कैसे पता चलेगा? तो जो होल का पूरा एरिया जो था 154, उसमें से मैं डोर का एरिया माइनस कर दूंगा, यानी कि 154 माइनस 0.5 जो होता है 153.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसमें हमें पेंटिंग करना है। और एक स्क्वायर मीटर का रेट गिवन है 90 रुपीज। तो सिंपल आपको क्या करना है, 153
153.5 जिसको 90 से, ठीक है, 153.5 जिसको सिंपल 90 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से टोटल कॉस्टिंग मिल जाएगी जो होगी 13,815 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आइए। चलो ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर whose diagonals are given। देखो यहाँ पे देखो, अगर नॉर्मल एरिया ऑफ द स्क्वायर कहा होता तो हम बहुत इजीली फाइंड करते थे कि भाई साइड का स्क्वायर करके, बट जब डायगोनल्स की बात हो, अच्छा देखो एक और कंडीशन है यहाँ पे कि भाई जो भी आंसर आए ना उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है हमें। ठीक है, ठीक है, चलो तो फिर वन बाय वन लेते हैं। तो सबसे पहले तो इक्वेशंस को समझ लेते हैं कि भाई जब भी डायगोनल्स आर गिवन हो ना, तो दैट टाइम्स हम क्या करेंगे, साइड का स्क्वायर करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का इक्वेशन जब डायगोनल्स गिवन हो। तो पहले 12 सेंटीमीटर का करते हैं, चलो 12 सेंटीमीटर का, तो ये क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12 अपॉन 2 से डिवाइड करना था, सिंपल, 2 6 12, तो 12 6 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए था और आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आ रहा है। सेकंड करते हैं 2.5 इंटू 2.5 बाय 2। ठीक है, तो देखो 2.5 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 6.25, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.125 मीटर स्क्वायर। बट हमें आंसर तो मीटर स्क्वायर में नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे, 3.125 को 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं एक बार करता तो सिर्फ सेंटीमीटर होता, हमें सेंटीमीटर का स्क्वायर चाहिए। तो ये आंसर हो जाएगा 31,250। ठीक है, थर्ड वन ट्राई करना एक बार और मुझे आंसर चैट बॉक्स में यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालना। चलो मैं हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि 1 dm विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जैसे करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे हमने 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई किया, वैसे वहां पे आपको लास्ट में 2 टाइम 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, सिंपल। ठीक है, चलो मैं एक्साइटेड हूँ आप सबके आंसर्स देखने के लिए चैट बॉक्स में। Find the area of the square whose size is given 6.5 सेंटीमीटर। तो ये तो बहुत सिंपल है। अभी देखो मुझे पता है कि मेरे स्टूडेंट्स काफी टैलेंटेड है, तो वो फटाफट से सॉल्व कर देंगे इसको। एरिया ऑफ द स्क्वायर सर ने सिखाया था, बहुत सिंपल, जस्ट डायरेक्टली क्या करना है, साइड का स्क्वायर कर देना है। तो 6.5 का स्क्वायर कर दो, सिंपल सा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 6.5 का स्क्वायर 42.25। एंड डोंट फॉरगेट कि अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे पीछे लिखना होगा स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो मेंसुरेशन चैप्टर में ना पीछे यूनिट्स अगर भी नहीं लिखा होगा फिर भी मार्क्स नहीं मिलते हैं एग्जाम में, तो यूनिट भी इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी में हर एक चीज को प्रॉपर करना है। चलो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी धीरे धीरे से, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द हॉल। अच्छा, हॉल की बात हो रही है, और हॉल में अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों की जब भी बात हो, मतलब कि समझ जाना है कि ये यहाँ पे रेक्टेंगल की बात हो रही है। किसी बात हो रही है, रेक्टेंगल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया नॉर्मल सा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सिंपल। तो यानी कि 12.5 इंटू 8, दैट्स इट। तो 12.5 इंटू 8 कर दोगे आप, तो 12.5 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 100। ओके, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द कारपेट रिक्वायर्ड, 100 मीटर स्क्वायर रिक्वायर्ड होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of the rectangular field is 836 स्क्वायर मीटर। अच्छा देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल जो था
उसका इक्वेशन हमें पता है कि भाई लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सपोज ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है और उसकी किसी भी वन साइड गिवन है, देखो किसी भी वन साइड, चाहे वो लेंथ भी हो सकती है ब्रेथ भी हो सकती है, तो कोई एक एजम्पशन कर लेते हैं। सपोज की लेंथ ही ले लेते हैं, लेंथ 22 है और ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो ब्रेथ कैसे होता है, बहुत सिंपल सा, 836 को हम क्या कर देंगे, 22 से डिवाइड कर देंगे। सो 836 डिवाइडेड बाय 22 यानी कि आंसर हो जाएगा 38 और दोनों मीटर में है तो ये ब्रेथ हो जाएगा मीटर। ओके फाइन, नाउ हम पैरेललोग्राम करते हैं। पैरेललोग्राम का इक्वेशन जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में सारे इक्वेशन बता दिए थे। पैरेललोग्राम का इक्वेशन होता है सिंपल सा b इज इनटू हाइट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग। सपोज इफ आई एम से कि बेस अगर 35 मीटर है और हाइट है 20 मीटर, तो यहाँ पे सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो 35 2 जा 70 और एक जीरो एज इट इज, तो ये हो जाएगा 700 मीटर स्क्वायर। कुछ सपोज ऐसे भी होता है कि सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बेस अगर 43 मीटर है, हाइट हमें तो फाइंड करनी है, और अगर एरिया सपोज 215 है, तो पैरेललोग्राम का इक्वेशंस पता होना चाहिए। सिंपल सा हम क्या करते हैं, एरिया विच इज इक्वल टू बेस जो गिवन है 43 और हाइट हमें फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा 215 जिसको हम 43 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हाइट मिल जाएगी 5। ठीक है, और अगर दोनों की यूनिट मीटर में है तो ये होता है मीटर। क्लियर? तो पैरेललोग्राम बहुत ही इजी है पैरेललोग्राम। आई होप अगर किसी को कोई डाउट है तो वो यहाँ पे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपके डाउट होंगे तो मैं उसको भी सॉल्व करूंगा। Now move to the find the area of the right angle triangle। देखो राइट एंगल ट्राइंगल हो, आइसोस्केल्स ट्राइंगल हो, सब में इक्वेशन सेम ही होता है। ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 1/2, 2 लेग्स आर गिवन ना, तो एक है 7 एक है 8, 2 से कट होता है, 2 4 जा और 7 4 जा 28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल्स ट्राइंगल। देखो आइसोस्केल्स ट्राइंगल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। एक राइट एंगल ट्राइंगल का कहा था हमने, एक आइसोस्केल्स ट्राइंगल को भी देख लेते हैं। whose base is given 18 सेंटीमीटर। अच्छा देखो, मान लो कि मैं यहाँ पे ना नेम दे देता हूँ ताकि इजी हो जाए। सपोज ये ए पी है, ठीक है, ये सी है, ये टी है। अच्छा ये AC क्या है, देखो AC जो है ना, यहाँ पे आइसोस्केल्स ट्राइंगल पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है ऑन द अनइक्वल साइड पे, अनइक्वल साइड पे। ठीक है, so perpendicular drawn on the unequal sides from the opposites vertex जो बाइसेक्ट होता है। मतलब कि अगर हम opposites vertex से अगर एक perpendicular ड्रॉन कर रहे हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, और ये जो साइड्स होंगे ना BC जो यहाँ पे है और BD बन रहा है, सॉरी BC और CD हो रहा है, वो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, BC और CD। ठीक है, सो नाउ बेस पूरा यहाँ पे 18 था, यानी कि वैल्यू में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो बेस है BD हमारा वो 18 सेंटीमीटर है। अच्छा कहना इसे BC क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो ये BC होता है हमारा 9। ठीक है, क्योंकि देखो ये पूरा B से लेके D तक, B से लेके D तक पूरा 18 है, तो BC कितना होता है 9, क्योंकि ये भी 9 होगा, अभी जाके 9 + 9 18 बनता है। अच्छा, और इक्वल साइड 15 है, यानी कि AB भी 15 है और AD भी 15 है। अच्छा देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है कि ये 90 डिग्री हो रहा है यहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम्स, हाइपोटेनियस यानी कि AB यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू अदर टू साइड्स का स्क्वायर। ठीक है, अदर टू साइड्स का सम करके हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ए बी यहाँ पे 15 है, तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 81। So AC square which is equal to 225 minus 81 यानी कि 144 और AC का स्क्वायर रूट यहाँ से हम लेंगे तो AC मिल जाएगा 12। तो यानी कि AC यानी कि जो हाइट थी वो हमें मिल चुकी है। एक बार अगर हाइट मिल जाती है फिर तो ट्राइंगल का इक्वेशन में पुट करना होता है। ट्राइंगल का इक्वेशन क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 बेस यहाँ पे पूरा BD जो 18 सेंटीमीटर था, हाइट भी हमें मिल चुकी है जो है 12। तो 2 से कट होता है 2 6 ठीक है। तो नॉर्मल जस्ट 18 6 यानी कि 108 सब यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? ये फाइंड द एरिया ऑफ द आइसोस्केल्स ट्राइंगल। क्या किया है हमने? सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन किया। जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉन हो रहा है यानी कि वो बाइसेक्ट करता है इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो मतलब कि ये BC और CD इक्वल हो जाएंगे ये दोनों पोर्शंस। तो अगर पूरा 18 है तो ये दोनों 9 हो गए। ये 15 है, यहाँ पे राइट एंगल हो रहा है तो राइट एंगल के एग्जैक्ट अपोजिट साइड्स जो होती है वो हाइपोटेनियस बनती है। तो यहाँ पे देखो C के पास राइट एंगल है तो C के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। तो AB hypotenuse. According to the Pythagoras theorems, the hypotenuse square which is always equal to the sum of the other two sides square. That means AB square equal to यहाँ पे AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। फिर तो जस्ट सिंपल से वैल्यू पुट करनी थी। जैसे ही हाइट मिल जाती है ट्राइंगल का इक्वेशंस में पुट कर देंगे 1/2 बेस इनटू हाइट करके, ठीक है। चलो एक काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। नाउ टॉकिंग अबाउट द फाइंड द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है और उसके फॉर्मूला हमें पता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल की क्या होती है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी कि √3/4 साइड यहाँ पे 20 है तो 20 इंटू 20 4 5 20 तो ये हो जाएगा 20 5 100 √3। देखो जब भी अगर √3 की वैल्यू गिवन ना हो अगर तो यहाँ पे 1.73 यूज कर सकते हो, उसकी वैल्यू होती है। तो 100 इंटू 1.73 यानी कि ये हो जाएगा 173 मीटर स्क्वायर। क्लियर? चलो नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। ओके, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर रीजन्स देखो यहाँ पे विच इज गिवन। अच्छा देखो जैसे ही मैंने रीड किया रेक्टेंगुलर रीजन्स, मैं सबसे पहले तो रेक्टेंगल का एरिया पुट कर देता हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और रेक्टेंगल का एरिया की जगह में यहाँ पे जो गिवन है ना वो वैल्यू पुट कर देता हूँ। अब देखो द परपेंडिकुलर फ्रॉम वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स इज 76 मीटर। अच्छा ओके, यहाँ पे हम एक चेंज कर देते हैं, कुछ क्वेश्चंस में टाइपिंग एरर है। यहाँ पे रेक्टेंगुलर की जगह पे ट्राइंगुलर यूज कर देते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर रीजन है ये ट्राइंगुलर है, ओके। ट्राइंगुलर रीजन्स देखो, ट्राइंगल रीजन जिसका एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, ओके। तो ट्राइंगुलर रीजन की वैल्यू पुट कर देते हैं जो गिवन है 1/2 और द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वन वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स, यानी कि ये हाइट के बारे में बात हो रही है जो 76 है। तो बेस क्या होगा? देखो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो 12,692
2 से मल्टीप्लाई होगा और 76 से डिवाइड होगा। सो 12,692 इंटू 2, जिसको हम डिवाइड करेंगे 76 से, तो यहाँ से बेस मिल जाता है 334 मीटर। क्लियर? ठीक है, चलो गुड। नेक्स्ट, the area of the triangular regions with the base which is given 32 सेंटीमीटर। देखो सेम चीज है, कुछ नया नहीं है। ट्राइंगल का जो एरिया होता है वही इक्वेशन में पुट करना है, जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, बेस की जगह 32 पुट करो। अच्छा, हाइट तो हमें फाइंड करनी है और ट्राइंगल का एरिया गिवन है 288, तो 288 से 2 से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा ये 32। तो 288 टू जा, और जिसको हम 32 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 18, और इसका यूनिट सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे सेंटीमीटर पुट कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है, जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट पे स्टिक रहना है। ऐसे ही मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में भी। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं एक बार। द बेस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड्स। देखो अल्टीट्यूड्स मतलब कि यहाँ पे हाइट के बारे में बात हो रही है। पैरेललोग्राम जो है ना, उसकी हाइट है ये। तो देखो पैरेललोग्राम जैसे ही वर्ड आया, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। ठीक है, ऐसा ही होता है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो बेस एंड अल्टीट्यूड्स जो दोनों गिवन है 10 इंटू 12, तो एरिया हमें यहाँ से मिल जाएगा 120, और दोनों सेंटीमीटर में है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ ये सेम पैरेललोग्राम की बात हो रही है, और यहाँ पे कहा जाता है कि अगर उसका एक और अल्टीट्यूड्स यानी कि एक अदर हाइट कुछ 8 सेंटीमीटर है। अब देखो हमारे पास एरिया ऑलरेडी अवेलेबल है 120, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेस नहीं है बट हाइट गिवन है 8 सेंटीमीटर, तो बेस हो जाएगा 120/8 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ओके, चलो ठीक है, देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट सेशंस में विल डिस्कस अबाउट द अदर टाइप्स ऑफ द पॉलीगॉन्स, दैट इज द ट्रेपेजियम्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है।